नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनीतिक संरक्षण में रेत माफियाओं की नहीं थमती दादागिरी, मौत और हमले के बावजूद चल रहा खुला खेल। खनिज विभाग आंख मूंद कर रहा किसी बड़ी घटना का इंतजार। कर्नल सोफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री की गंदी टिप्पणी से देश भर में मंत्री के खिलाफ गुस्सा। बिलासपुर में फूंका गया पुतला, जेल भेजने की मांग। नहीं सुधर रही बिलासपुर जिले की बिजली व्यवस्था, हर दिन किसी न किसी स्टेशन में हंगामा, तोड़फोड़। क्या कर रहे अधिकारी, समझ से परे। हरियाणा से बिलासपुर लाकर कर रहा था ब्राउन शुगर की सप्लाई। मुसलापुर स्टेशन में माल सहित आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में टिकट की जांच के लिए टीटी को मिले बॉडी कैम, गड़बड़ी पर होगी अब पैनी नजर। बिलासपुर रेलवे मंडल में सुविधा शुरू। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के रतखंडी घाट से वायरल हुए वीडियो ने जिले में सक्रिय रेत माफियाओं के बेखौफ साम्राज्य और प्रशासन की आंखें मूंद लेने वाली नीति को बेनकाब कर दिया है। हथियारबंद गुंडों द्वारा खुलेआम वसूली, नाम लेकर धमकी और विभागों की चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए क्या है पूरा माजरा। वीडियो में एक युवक ट्रैक्टर चालकों से 100 रुपए की वसूली करते हुए कहता है, कोई दिक्कत हो तो सरपंच और यासीन का नाम ले लेना, जो इस अवैध नेटवर्क की गहराई की ओर इशारा करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये रतखंडी घाट वैध है या स्वीकृति के नाम पर अवैध कारोबार का अड्डा बन चुका है। आखिर वे कौन नेता हैं जिनकी शह में ये लोग लाठी हथियार लेकर वसूली कर रहे हैं। मैं जाते ना देख जाते हूँ, इतना नहीं हुआ। अगर उमल जाबे तो पैसा उधार लगे। उमल नहीं है, जाए बार इचमल जाऊंगा, लेकिन कोला देखा कहीं तक आके वो दिन वसूला कहीं के सरपंच से बात कर ले कभी लगा के यासीन खाने के मेरे खड़े रही कभी सनी है कभी। हां कोई नहीं, नंबर दे रहा था वो ना लौंडा पार्टी में वसूली कर में सुने होने एक दो दिन में अभी वो करे हैं कि और 100 रुपया वो मांगते हो मेरा के लड़का है कछार वाले है ना, तो वो मेरे को 100 रुपया वाला देहल पड़ी हो मेरा, तो वो लगानी जमीन है रतखंडी सरपंच अब करियो कछार के है ना, सब समिति मिल के सबको ये कर वसूली पैसा रखी। खनिज विभाग के अधिकारी सिर्फ यही बयान दे रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि जब कार्रवाई हो रही है तो फिर गोलू कांड, अमलडीहा में मोनू रजक की मौत, सेंद्री घाट में बच्चियों की डूबकर मौत और अब ये लाठी डंडे से उगाही जैसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। आखिरी बार इस घाट पर कार्रवाई कब हुई थी और क्या विभाग सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। जो खनिज नियमों के तहत में हमारे विभाग के दायरे अंतर्गत आता है, हम उसकी कार्रवाई पूरी करेंगे और ये हमने सुबह कार्रवाई कर भी दी है और जो भी खनिज नियमों के तहत में हमसे कार्रवाई होगी हम अवश्य कर रहे हैं और करेंगे उसको। हर दिन 30 से ज़्यादा गाड़ियों से रेत का अवैध परिवहन, खामोश प्रशासन और बेशर्म माफिया अब ये साबित कर रहे हैं कि यह केवल खनन नहीं, सत्ता संरक्षित संगठित अपराध है जो आम जनता के हक और सुरक्षा दोनों पर हमला कर रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के देवकी नंदन चौक से नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां पानी की भारी किल्लत के बीच जल विभाग चालू मोटर पंप को बंद करना ही भूल गया और हजारों लीटर पीने योग्य पानी यूं ही नाली में बहता रहा। शहर और गांवों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं, टैंकरों के पीछे भाग रही हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ये गैर जिम्मेदारी लोगों के गले में जलती दोपहरी में अंगारे डालने जैसी है। विडंबना देखिए कि कल ही कांग्रेसियों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव किया था और आज निगम की इस लापरवाही ने खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनता का आक्रोश अब भड़कने लगा है और सवाल उठ रहे हैं, आखिर जल संकट के दौर में क्या नगर निगम की नींद अभी भी नहीं टूटी। जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत के ग्राम पंचायत करही कछार के सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए क्या है पूरा माजरा।
ग्राम पंचायत करही कछार में शासन द्वारा स्वीकृत रेत घाट है, जिसकी करही कछार के सरपंच पंच प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के नियम के तहत संचालन किया जा रहा है। सरपंच ने बताया कि उन्हें किसी असामाजिक तत्व के द्वारा निजी स्वार्थ एवं परेशान करने की दृष्टि से बार बार फोन करके धमकाया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा उनके घर में आकर लंबी रकम की मांग की जाती है। वो अब काहे न कई लोग वहाँ ना जा के ना पैसा के मांग करते हैं, वो धमकी चमकी भी देते रहते हैं। और पर्ची तो सब कहे ना, पर्ची ना सबके माध्यम मतलब पर्ची सब गाड़ी पर काटते पर्ची, ऐसे फ्री में तो जावे नहीं, इतना है। और कई जन पैसा भी मांग करते रहते हैं। अरे आज असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं, कई जन वहाँ के आ रहे थे फिर ऐसे भी रहते चलाओ ऐसे करके। मैं तो चाहता हूँ मतलब जैसे भी कोई भी धमकी दे ही अगर अच्छे से कार्रवाई हो जाए। ग्राम पंचायत करही कछार जो वहाँ शासन के द्वारा रेत घाट स्वीकृत है, पिछले साल स्वीकृत हुआ था, पिछले साल बढ़िया शांतिपूर्ण चला। इस बार ऐसा हो गया कि आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा मतलब सरपंच को कभी धमकी देना, फ़ोन पे धमकी देना, कभी रात को फ़ोन में लगा के धमकी देना। ये धमकी दिया जाता है कि आप लूज में चला रहे हो, चोरी कर रहे हो, हमारा भी हिस्सा चाहिए उसमें। लेकिन हिस्सा लोग दे कहाँ, क्या उस घाट में चल रहा है, एक ही नंबर राल्टी में ही चल रहा है। लेकिन इस प्रकार का जो धमकी चमकी दिया जा रहा है, उसी को लेकर के आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन धमकी कई लोग के द्वारा दिया जाता है जो असामाजिक तत्व हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके द्वारा भी चमकाया धमकाया जा रहा है। आज के डेट में जहाँ शिविर लग रहा है शासन का, वहाँ पे करही कछार पंचायत को ऐसे बदनाम किया जा रहा है कि वहाँ 2 नंबर का चल रहा है, 3 नंबर, मतलब अजीब, मतलब हमेशा धमकाया जाता है। आपको मिला है? हाँ, रॉयल्टी बराबर बाकायदा रॉयल्टी सब पंचायत चला रही है। ग्राम के पंचों ने आरोप लगाया कि वे लोग शासन से रॉयल्टी लेकर घाट को चला रहे हैं। उसके बाद भी उनके क्षेत्र के जनपद सदस्य सचिन साहू द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनकी मांग है कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उखर कहना ये है कि घाट को बंद करो। भाई हम शासन की स्तर से स्वीकृत घाट को कैसे बंद करें? अगर हम घाट नहीं बंद करेंगे करके बोलते हैं जनपद सदस्य का नाम सचिन साहू, घाट को बंद करो, कैसे बंद करें भाई? शासन वो अवैध हो रहा है, ये हो रहा है तो तुम्हें पता नहीं है, रॉयल्टी से बेच रहे हैं भाई। ऐसा कुछ गलत काम होता वहाँ तो फिर शासन तो प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, ऐसा कुछ गलत होता तो फिर बोलते भाई कार्रवाई होता हमारे सरपंच के ऊपर। बाकी अब ये कि जनपद सदस्य बोलते हैं, अपने करही कछार बेलगहना के हैं, बोलते हैं घाट बंद करो। ये तो अनुचित है ना, क्योंकि शासन स्तर से स्वीकृत घाट को राजस्व शासन को भी मिल रहा है, पंचायत को भी मिल रहा है। उसमें से अभी कहीं नहीं किए, अब सुन रहे थे। लेकिन अब ये है कि घाट बंद करो तो कैसे भाई? जिस चीज़ को स्वीकृति हुआ उसको हम कैसे बंद करें? जब नियम शर्त में चल रहा है घाट, अगर गलत होता तो अधिकारी ऊपर से कुछ दबाव होता कि गलत हो रहा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग रेत घाट के उसमें आए हैं, जो हमारी श्रीमती मुन्नी भाई मींज हैं, उसको बाहर के लोग बहुत परेशान करते हैं, अवैध रूप से उनसे पैसा की मांग करते हैं। किसके द्वारा मांग किया जाता है? कौन है? उनके घर में सरपंच है, उसके घर में जा कर उसको धमकी वमकी देते हैं कि पैसा दो करके, और बोलते हैं रेत घाट में हम लोग जाके 5-6 सब तो बोलते हैं तो हम लोग को ही चिल्ला देते हैं, हम बात भी नहीं सुनते हम लोग की। करही कछार ग्राम के जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों और इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दूसरे हॉस्पिटल सिम्स के मर्चुरी के शवों के सुरक्षित संरक्षण को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रबंधन द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 2 नए फ्रीजर मंगवाए गए हैं, जिनकी लागत करीब 18 लाख रुपए है, लेकिन कंपनी द्वारा आवश्यक केबल और अन्य इंस्टॉलेशन उपकरण न भेजे जाने के कारण ये मशीनें अब तक चालू नहीं हो पाई है। बता दें कि नए फ्रीजर पिछले 2 महीनों से मर्चुरी में रखे हुए हैं। शुरुआत में इन्हें खुले आसमान के नीचे रखा गया था, बाद में कमरे में शिफ्ट किया गया, लेकिन तकनीशियन के अभाव और कंपनी की लापरवाही के चलते इन्हें अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। वहीं पुराने फ्रीजर पूरी तरह कंडम हो चुके हैं, लेकिन कंप्रेसर काम नहीं कर रहे हैं और ढक्कन तक सही से बंद नहीं होते, जिससे शवों से बदबू आने लगती है। कई परिजन इसकी शिकायत डॉक्टरों और स्टाफ से कर चुके हैं। हमारे यहाँ मर्चरी फ्रीजर की ज़रूरत पड़ती है। पहले से हमारे पास ऑलरेडी 10 फ्रीजर चल रहे हैं और हमने अभी 8 फ्रीजर और मंगाए, 8 और 6
14 फ्रीजर और मंगा के रखे हैं। कुछ स्पेस कम था तो हमने अभी फ्रीजर के लिए स्पेस बनाया है। गर्मी के मौसम में मरचूरी में शवों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन चुका है। खराब कूलिंग व्यवस्था के चलते शव तेजी से डिकम्पोज हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस हालत में शवों को विशेष साफ सफाई और सावधानी से संरक्षित करने की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति इसके विपरीत है। इंजीनियर को जैसे उन्होंने कुछ रिकमेंड वो दिया हुआ है कि इसको पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सेपरेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक उसकी जो पावर कैपेसिटी होता है लाइन की, बिजली की, तो वो फिर से जिसको केबल कराना है, सेपरेट केबल कराना है, जिसकी वजह से वो अभी पेंडिंग है। केबल उसको प्रक्रियाधीन है। जैसे ही केबल का कार्य हो जाएगा उसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बाकी है, और जैसे ही केबल का काम हो जाएगा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। नए फ्रीजरों की क्षमता 10 शवों की है। एक में 6 रैक और दूसरे में 4 रैक हैं। ये हाई कूलिंग सिस्टम से लैस हैं, जिससे शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इन मशीनों के चालू हो जाने के बाद पुराने फ्रीजरों की मरम्मत भी कराई जा सकती है, जिससे मरचूरी की व्यवस्था सुधर सकती है। किसी तरह से कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम अधिक मात्रा में मंगा के रखे हैं और उसको जल्दी से उसको केबल करा के उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी करा लेंगे। मशीन आ गया है, केबल का काम कराना हमारा है, उसके लिए प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कंपनी को पत्र भेजकर इंस्टॉलेशन की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई तकनीशियन नहीं आया है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए शवों के संरक्षण की समुचित व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। सिम्स मरचूरी की यह स्थिति न केवल अव्यवस्था को दर्शाती है, बल्कि संवेदनशीलता की कमी का भी उदाहरण है। आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी तत्काल हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। तापमान 41 डिग्री के पार जा चुका है और ऐसे में बार बार बिजली गुल होने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भीषण गर्मी में पंखे और कूलर भी जवाब दे चुके हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही है। शहर के कई इलाकों में लगातार 4 से 6 घंटे तक बिजली नहीं होने से नाराज लोग गुरुवार दोपहर बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोगों ने दफ्तर का घेराव कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और बिना सूचना के हो रही बिजली कटौती पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन और बिजली विभाग पूरी तरह से उदासीन हो चुका है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। शहर में इस समय हालात यह है कि दिन और रात दोनों समय बिजली कटौती हो रही है, जिससे गर्मी के साथ साथ लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। ये हम लोग गंगानगर फेज़ 2 से आए हुए हैं। विगत 10 दिनों से हमारे यहाँ बिजली का समस्या है और हम लोग दिन को अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, रात को विद्युत मंडल का ड्यूटी कर रहे हैं और इतना परेशानी है कि
पानी का भी मतलब जो है परेशानी आ रहा है। अभी बिजली के नाम से बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं और इसका शिकायत बार बार करने के बाद भी उसका कोई मतलब जो है सही वो निकल नहीं पा रहा है। अधिकारी लोग जो है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अभी अधिकारी से हम लोग मांग किए हैं ट्रांसफार्मर के लिए। अभी बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगवा देंगे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो 4 दिन का टाइम मांग रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी ये हो जाए, तो हम लोग एक्चुअली में लोड ज़्यादा है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो। बिजली की समस्या का परमानेंट इलाज यहाँ से नहीं हो पा रहा है। अभी अधिकारी लोग बोल रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सर्वे करने के लिए और 1-2 दिन का हम लोग से समय मांगे हैं। और हमारे घर के लोग वहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पानी की समस्या, बिजली के वजह से पानी की भी समस्या वहाँ पर दिक्कत होने लगी है और लगातार यहाँ पर फ़ोन करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आए दिन हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है, घर में बच्चे बुजुर्ग सोते हैं, इतनी परेशानी होती है कि कल रात को 11 बजे से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ इनके पीछे, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सुबह 7 बजे आए हैं, 5 मिनट के काम हुआ है, उसके बाद फिर केबल जल गया है। हम उनका बोल रहे हैं कि लोड बढ़ाया जाए, ट्रांसफार्मर दूसरा लगाया जाए। अब इस पर देखें क्या कार्रवाई कर रहे हैं लोग। आगे क्या चाहते हैं? हम बस यही चाह रहे हैं कि हमको लाइट कंटिन्यू मिले, बस हमको। बिजली बार बार बंद हुई इसलिए आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डीओ गिरता है, फ्यूज उड़ता है तो समस्या हो जाती है। लगातार समस्या है, ऐसा कोई लगातार समस्या नहीं है, कोई किसी प्रकार निराकरण ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। अब गर्मी का समय है, फ्यूज तो उड़ता है। ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है सर, है ना। हमारे आरोप लगा रहे हैं सर, वो लगाने नहीं, आरोप लगाने तो समस्या पिछले 15 दिन से समस्या, पब्लिक अपना शिकायत बता रही है, हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर बिलासपुर जिले के पेंशनर्स संगठन ने गुरुवार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के नेता कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को पत्र सौंपा है। राज्य सरकार से पेंशनरों से जुड़ी मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई है। संगठन के सदस्यों की मांग है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने के लिए विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने की बात कही गई है। संघ का दावा है कि ऐसा करने से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के तत्वाधान में ये पूरे प्रदेश व्यापी 5 सूत्री मांग के लिए हर जिले में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसमें हम लोग की पेंशनरों की प्रमुख मांगे धारा 49(6) को समाप्त करना है, जिसमें कोई भी DRDA बढ़ोतरी होती है सेंट्रल से या स्टेट से, तो उसके लिए परमिशन मध्य प्रदेश से मांगी जाती है। ये वर्ष 2000 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम में ये धारा है, इसको विलोपित करने की मांग की है। दूसरी हमारा ये है कि DRDA जो है ये केंद्र के समान अभी 5% हम पीछे है, उसको जब से केंद्र ने बढ़ाया उस तिथि से ही बढ़ाया जाए, हमको दिया जाए। और तीसरा हमारा पेंशनर संचालनालय की स्थापना का है, उसके जिला कार्यालय में भी उसकी स्थापना हो, जिला स्तर पे भी उनका समाधान किया जाए। और एक मेडिकल जो कैशलेस ये शासकीय कर्मचारियों को है सुविधा, पेंशनर जो शासकीय पेंशनर है उनको भी कैशलेस की सुविधा दी जाए मेडिकल के क्षेत्र में। और जो हॉस्पिटल है शासकीय कर्मचारी के, वो हम लोग को भी उसमें चिकित्सा की सुविधा दी जाए। ये राज्य पुनर्गठन 2000 जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उस समय ये था कि जो कर्मचारियों का बंटवारा हुआ था तो 76% कर्मचारी उधर, 24% कर्मचारी इधर आए थे। उसी अनुपात में जो है जो बजट है उसका बंटवारा होता है और दोनों राज्यों की स्वीकृति के अनुसार ही जो है हम लोगों के जो भत्ते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह है, वो देय होती है। जब तक इन दोनों की स्वीकृति नहीं होती है तब तक के हम लोगों को ये सब जो है वेतनमान और भत्ते स्वीकृत नहीं होते हैं। तो ये अब 2000 से लेके 2025 चल रहा है, 25 साल हो गया है और दोनों राज्यों के कारण जो है हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं या रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो सारे लोग जो हैं उसका भुगतान आज तक के भुगत रहे हैं। और ये धारा 49(6) के अंतर्गत आता है
और जब तक कि ये विलोपित नहीं होगा तब तक के सारे कर्मचारी जो हैं, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हों, दोनों राज्यों के जो है वो इसका भुगतान भुगतते रहेंगे। तो कई राज्यों में जो है इस प्रकार का बंटवारा हुआ, जैसे उत्तराखंड जो है और अन्य प्रदेश हैं, उन लोगों में ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग हो गई हैं, किंतु छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अभी भी धारा 49 जो है 6 वो चल रहा है, जिसके कारण जो है हम लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है और समय समय पर हम उनकी आवाज़ भी उठा रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक के ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक के उसका निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज भी हम लोग जो है ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, जिसमें 5 सूत्री हमारी मांग है। मांग में पेंशनर्स को सभी सरकारी और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। 5वीं और अंतिम मांग में सेवानिवृत्त नियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा काल को पेंशन अवधि की गणना में शामिल करने और उन्हें अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह आर्थिक लाभ देने की बात कही गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में जवाली नाले के किनारे हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व विभाग, नजूल कलेक्ट्रेट और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इस क्षेत्र में सीमांकन और सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम न केवल शहर की शासकीय जमीन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, बल्कि लोगों को एक वैकल्पिक और सुगम यातायात मार्ग उपलब्ध कराने के लिए भी उठाया गया है। जवाली नाला, जिसे पहले बिलासपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया था, बीते कुछ वर्षों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण की चपेट में है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें, शटर और अन्य निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और पाइपों को भी तोड़ दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था बाधित हो रही है, साथ ही सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन ने विस्तृत सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है, ताकि सरकारी जमीन की स्पष्ट बाउंड्री तय कर अवैध कब्जे हटाए जा सकें। जब रोजमेरी प्रोजेक्ट के तहत ये जवाली नाला तत्कालीन बिलासपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद शहर को एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें शासकीय आदेशों के और निर्देशों का पालन करते हुए उस नाले पे एक अच्छी सड़क का निर्माण किया गया था। और उसका उद्देश्य ये था कि इस पे लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, बिलासपुर की जनता को, और इस पे सिर्फ परिवहन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से, साल 2 साल से देखा जा रहा है कि नाले से लगी हुई जो शासकीय भूमि है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है और उस पर दुकान खोल लिया गया है। बहुत सारी जो दुकानों की शटर है वो इस रोड के तरफ है, और जो बैरिकेड लगाया गया था नगर निगम के द्वारा उसको बहुत जगहों से डैमेज करके उस पाइप को काट के लोग वहाँ पे अपना दुकान खोल के वहीं से आवाजाही करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहीं पे अभी भीड़ लग गया है, गाड़ियाँ रखा गई है, तो परिवहन इससे प्रभावित होता है। ये सबको देखते हुए निर्णय लिया गया है इसका पूरा सर्वे कराया जाए और जितनी सरकारी ज़मीन है उसको निकाला जाए और इस पे फिर से बैरिकेड किया जाएगा और इसको बंद किया जाएगा। ये सड़क सिर्फ परिवहन के लिए है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नाले के किनारे बनी अवैध दुकानों को हटाकर क्षेत्र को दोबारा यातायात उपयोग के योग्य बनाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, जिससे यह कार्य बिना किसी अवरोध के पूरा किया जा सके और शहर का विकास सही दिशा में आगे बढ़ सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में असफल होने वाले परीक्षार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंडल द्वारा उनको परीक्षा पास करने के लिए 3 और मौके दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में सभी विषयों में फेल होने के बाद भी छात्र पूरक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में 2 से अधिक विषय में फेल होने या जो परीक्षा ही नहीं दे सके या फिर सभी पेपर में अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों को भी फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। छात्र जून या जुलाई माह में होने वाली पूरक परीक्षा में सभी विषयों में फेल होने वाले भी शामिल हो सकेंगे।
ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हो या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। विगत वर्षों में ये बोर्ड के द्वारा आदेश किया गया है कि बच्चे चाहे सभी विषय में फेल हो गए हों, एक विषय में हों, दो विषय में हों या कितने भी विषय में फेल हों, उनको क्रेडिट योजना के अंतर्गत परीक्षा देने का पूरा अवसर होगा और ये बच्चों के लिए बहुत हितकारी है। चाहे वो 6 महीने में 2 बार परीक्षा दे सकते हैं, इस प्रकार वर्ष में 4 बार परीक्षा दे सकते हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ 2 बोर्ड संचालित हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। तो 4 बार उनको परीक्षा देने का अवसर इस प्रकार से मिलता है। और क्रेडिट का स्पष्ट भी होना चाहिए, क्रेडिट है क्या। तो क्रेडिट ये है कि जो पहले परीक्षा दे करके उनने जो मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर लिया विषयों में, वो तो उनका रहेगा, लेकिन जिसमें कम नंबर पाए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन विषयों को चयन करके उस विषय में परीक्षा दे सकते हैं। और इससे ये भी स्पष्ट है कि वो कम अंक पाने वाले में भी परीक्षा दे करके अधिक अंक अर्जित करते हुए अपने परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो 2 प्रकार के फ़ायदे हैं, एक तो उनको 2 बार अवसर मिल रहा है और दूसरी बात, हताश होने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने श्रेणी को भी परिवर्तित कर सकते हैं कि मान लो प्रथम श्रेणी वाले को तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन द्वितीय श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में आ सकता है, तृतीय श्रेणी है तो द्वितीय श्रेणी में आ सकता है, या फिर जो अनुत्तीर्ण है, पूरक है, वो बच्चे श्रेणी अपना परिवर्तित कर सकते हैं, अच्छे अंकों से वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके बाद 2 विषय में फिर से पास नहीं होने पर अगले साल की मुख्य परीक्षा में उक्त विषय की परीक्षा दे सकेंगे। इसके बाद एक और मौका देते हुए एक विषय में फेल होने पर पूरक परीक्षा के क्रेडिट योजना में शामिल हो सकेंगे। यह योजना 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए मान्य है। क्रेडिट योजना में छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए 4 मौका मिलेगा, जिसमें मुख्य परीक्षा पहला अवसर था, अब दूसरा पूरक परीक्षा, तीसरा आगामी सत्र में होने वाले बोर्ड एग्जाम और चौथा फिर से होने वाली पूरक में मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दूसरे राज्य से ब्राउन शुगर की खेप लेकर बिलासपुर पहुंचे एक तस्कर को उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला प्रदीप कुमार है, जो ट्रेन से शहर आकर नशे का जाल फैलाने की फिराक में था। पुलिस को पहले ही इनपुट मिला था कि एक संदिग्ध युवक ड्रग्स लेकर आने वाला है, जिसके बाद टीम स्टेशन के बाहर तैनात हो गई। जैसे ही युवक ट्रेन से उतरा और बाहर निकला, मुखबिर की पहचान के आधार पर उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से करीब 5 से 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया है कि प्रदीप लंबे समय से दूसरे राज्यों से नशा लाकर शहर में खपाता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से इंड टू इंड सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने में लगी है, ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके और इस नशे के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।
सकरी थाना क्षेत्र में एक महिला से शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सकरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर धर दबोचा। आरोपी प्रकाश दास मानिकपुरी उम्र 38 वर्ष निवासी बिजली ऑफिस के सामने सकरी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़िता ने 13 मई 2025 को सकरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी प्रकाश दास ने पहले उससे शादी का वादा कर संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी 12 दिन बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद भी आरोपी लगातार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा और शादी की बात करने पर मारपीट करता था। मामला गंभीरता से लेते हुए सकरी पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर पीड़िता ने आवेदन दिया था कि उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है और जो आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ एक कृत्य किया है। इस पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा है। पुलिस आगे की विवेचना कर रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में एक युवक की लाश झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया है। दुर्गा ऑयल मिल के पास झाड़ियों से उठ रही तेज बदबू के बाद लोगों को शव की जानकारी लगी। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान को लेकर पुलिस प्रयासरत है। घटना सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां रेलवे ट्रैक के समीप झाड़ियों में युवक की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है और सिर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका गहरा रही है। मौके पर शव की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली है कि मृतक संभवतः संतोष साहू नाम का व्यक्ति हो सकता है, जो भाटापारा का निवासी था और कूली का काम करता था। फिलहाल शव की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ऑयल डिपो के पीछे एक व्यक्ति की शव मिला है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी शव पंचनामा की कार्रवाई ऑफिसर की टीम के द्वारा उसकी जांच की जा रही है और इसके अतिरिक्त उस मृत व्यक्ति की भी पहचान की जा रही है। अभी मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है और पुलिस मर्ग कायम कर उसमें आगे की जाँच करेगी। सिरगिट्टी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के उद्योगों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना की कड़ियों को जोड़ा जा सके। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। शरीर पर पाए गए गंभीर चोटों के निशान और मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर मामले की गहराई से जाँच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जब देश ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से गर्व में डूबा हो, प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरबेस पहुंचकर जवानों को हौसला बढ़ा रहे हों, ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहना न सिर्फ सेना का अपमान है, बल्कि देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कथन भी है। इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ न सिर्फ बिलासपुर बल्कि देश में भी आक्रोश देखने को मिला। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा करते हुए नेहरू चौक पर उनका पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
मंत्री पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की और कहा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ चुकी है। जब इस देश की बेटी सोफिया कुरैशी भारत के सम्मान में और सेना के सम्मान में आज खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार मंत्री जिस तरीके से देश की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसका मतलब है कि देश की बेटी जो कि किसी भी धर्म की हो और देश के लिए लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी जातिगत संघर्ष करके इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रही है। मैं ऐसे विजय शाह जैसे मंत्री के ऊपर देशद्रोह का कार्रवाई करने के बाद उनके ऊपर न केवल एफआईआर बल्कि उनके जेल को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मोदी जी से इस देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, आपको अगर देश से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपके जिम्मेदार मंत्री ने ऐसा कृत्य किया है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार देश के सम्मान में आंदोलन कर रही है और ये पुतला दहन का कार्यक्रम इसी का एक पहला आंदोलन है। देश के सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए सोफिया कुरैशी, कर्नल और व्योमिका सिंह, ये दोनों ने पूरे देश का पक्ष देश के सामने रखा, सेना का पक्ष, और किस तरीके से कार्रवाई हुई। ऐसे जाबाज लोग जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। और मुझको ऐसी जानकारी मिली कि सोफिया कुरैशी की तीसरी पीढ़ी सेना में है और इस तरीके से उनके साथ विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी की, ये मैं सोचता हूँ इससे घिनौना कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था जिंदा है और कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर के हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन आज एक बात हम लोग को और नागवार गुजरी कि जो विजय शाह हैं उन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसके बाद वो हंसते रहे जैसे मजाक उड़ा रहे हो सेना का। और इस तरह के उसके लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर के सोफिया कुरैशी के और देश की सेना के सम्मान में सारे कांग्रेस के लोग एक साथ उनका पुतला दहन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अब तक ना तो कोई सख्त कार्रवाई की गई और ना ही कोई पार्टी ने स्पष्ट रुख अपनाया है। शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, एक महिला सैन्य अधिकारी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना न सिर्फ स्त्री विरोधी है बल्कि सेना और राष्ट्र का भी अपमान है। मंत्री भले ही माफी मांग रहे हों, लेकिन उनके चेहरे की हंसी बताती है कि वो इस पूरे मामले को मजाक समझ रहे हैं। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और अब कांग्रेस इसे जनता की आवाज बनाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के होटल हेवंस पार्क के बाहर शनिवार रात बाउंसर पर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में चाकू चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने इलाके में आरोपियों का जुलूस भी निकाला ताकि समाज में सख्त संदेश भेजा जा सके। घटना 10 मई की रात की है, जब होटल हेवंस पार्क में देर रात प्रवेश से रोके जाने पर 3 युवक आग बबूला हो गए। उन्होंने बाउंसर से पहले बहस की और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम सलूजा, ओम सलूजा और धर्मेंद्र गौतम शामिल हैं। सिविल लाइन पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। कुछ दिन पूर्व हेवंस पार्क के गार्ड के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें से आज 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है और विधिवत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि सभी आरोपी नशे की हालत में थे और पहले भी विवादों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने इनका जुलूस निकालकर घुमाया ताकि ऐसे अपराधियों में खौफ पैदा किया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
किसानों को मिलने वाली पीएम सम्मान निधि का लाभ नए किसानों को नहीं मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के अनुसार 2019 के बाद भूस्वामी बने हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसानों को पीएम सम्मान निधि पाने के लिए अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। जानकारी के अभाव में आज भी बड़ी संख्या में किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने सीमांत और लघु किसानों को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। ऐसे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। शासन के निर्देश के अनुसार जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदकर किसानी करना आरंभ किया है, उन्हें सम्मान निधि नहीं मिलेगी। किसान का जो पंजीयन है, बीज खरीदी में धान विक्रय करते हैं किसान समितियों के माध्यम से 1,37,372 किसान ने पंजीयन कराया है। उसमें से 1,12,000 किसान जिनको KYC हो रहा है। तो जो किसान 1,37,372 किसान हैं, उनमें से कितने किसान पात्र हैं और कितने अपात्र हैं। जो पात्र हैं उन किसानों को अपन REO के माध्यम से उनको एक डोर टू डोर जाकर किसानों को पहचान करेंगे, और जो पात्र हैं उनका KYC करवाया जाएगा, और जो अपात्र हैं वो अब कितने अपात्र हैं उसको परीक्षण करेंगे, वो बाद ही पता चलेगा। वो अपात्र हो जाएंगे तो अपात्र रहेंगे, 10,000 या 9,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने सीमांत और लघु किसान यानी 50 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ तक रकबे वाले किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि देकर आर्थिक सहायता देने की योजना चलाई है। दिसंबर 2018 से अब तक जिले के 1 लाख से अधिक किसानों ने लाभ उठाया है। किसानों की आड़ में इनकम टैक्स जमा करने वाले या बड़े किसानों सहित 2030 अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि का लाभ उठा लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर मंडल रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब मंडल के 50 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे प्रदान किए जाएंगे, जिससे टिकट जांच के हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग संभव हो सकेगी। इस तकनीकी पहल की शुरुआत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह की अगुवाई में हुई, जिन्होंने इन कैमरों का वितरण किया और कर्मचारियों को इनके उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। ये कैमरे 2 तरफा रिकॉर्डिंग की क्षमता रखते हैं, जिससे सामने और पहनने वाले की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दर्ज होती हैं। वो एक निगरानी का एक पक्ष है। तो बॉडी वॉर्न कैमरा रहने से क्या है कि जिसके पास लगा हुआ है और उसके सामने जिससे वो मुखातिब है, दोनों ही एक डिसिप्लिन में रहते हैं और बहुत बार किसी का अनुसंधान करने में बहुत आसानी हमें होती है कि आखिर मामला क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एक एविडेंस बेस के लिए भी और एक उसका निगरानी और अपना काम करने में इफेक्टिवनेस के लिए इसको एक अच्छा कदम है, तो इसको लिया गया है। अभी फिलहाल 50 आदमियों को दिया गया है ये ट्रायल बेसिस पे, फिर ये सक्सेस होगा ट्रायल तो इसको और भी रेप्लिकेट करेंगे। रेलवे अधिकारी अनुराग सिंह का कहना है कि इस कदम से न केवल टिकट जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि यात्रियों और रेलवे स्टाफ के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।
किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में रिकॉर्डेड फुटेज एक निर्णायक साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे। फिलहाल यह योजना ट्रायल आधार पर शुरू की गई है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसे भविष्य में व्यापक रूप से लागू करने की योजना है। तकनीक के इस प्रभावी उपयोग से यह स्पष्ट है कि रेलवे अब केवल परिवहन सेवा नहीं बल्कि सुरक्षा और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक बनता जा रहा है। बिलासपुर मंडल की यह पहल न केवल सराहना के योग्य है बल्कि देश भर के अन्य मंडलों के लिए एक उदाहरण भी पेश करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, चिरस्थायी हो, दृढ़ हो, जो आदि अंत रहित हो, जो निरंतर ज्ञान का विस्तार करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सनातन का नितांत संकुचित अर्थ लगाते हैं। सनातन संस्कृति भारत की पहचान है, सनातन हमारा प्राण है जिस पर हमें गर्व है। किंतु वर्तमान परिवेश में सनातन मूल्यों का क्षरण, अंधानुकरण और पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव तथा दुष्चक्र हमारी प्राचीन विरासत और धरोहर को खंडित कर रहा है। ये ज्वलंत विचार स्वामी नंदाचार्य जी के हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा, आज सनातनी लोग नियमित रूप से न मंदिर जा रहे हैं और न ही व्रत उपवास, न यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, न कथा श्रवण ही कर रहे हैं। वस्तुतः व्रत, त्योहार, यज्ञ पूजन, कथा परायण, शिखा तिलक, धौत वस्त्र धारण, शीघ्र शयन, ब्रह्म मुहूर्त जागरण, षोडश संस्कार, शाकाहार आदि इन सभी की पृष्ठभूमि में सम्यक वैज्ञानिकता है। दिव्य मंत्रों के उच्चारण से सकारात्मक तरंगें प्रवाहित होती हैं। पवित्र एवं परिपुष्ट वातावरण निर्मित होता है जिसके अनेकानेक लाभ हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, गो कथा आदि से विशिष्ट प्रेरणा और सीख मिलती है, प्रणोदन मिलता है। संस्कार क्षम वातावरण और परिवेश निमित होता है जिसकी विशद व्यापक सुखद प्रभान्विति होती है। योग, संगीत और कला भी भारत की अमूल्य धरोहर है, लेकिन अज्ञानियों का अल्प ज्ञान द्वारा सनातन उपादानों की भ्रामक व्याख्या की जा रही है। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अनुप्राणित है। स्वामी नंदाचार्य ने आगे बताया कि न्यायधानी बिलासपुर खमतराई रोड रामा ग्रीन सिटी के पास 12 मई से सायंकालीन दिव्य सनातन शिव कथा परायण जारी है, जिसमें सर्वथा नूतन ढंग से संगीतमय शिव कथा परायण किया जा रहा है, जो 19 मई को संपन्न होगी। सनातन जागृति अभियान के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए थे। हमारा उद्देश्य है कि समाज में दुष्प्त एक संस्कार की कमी के कारण जो समाज में एक अप्रेरणा जागृत हो रही है, उसको जागृत करने के लिए सनातन जागृति अभियान का पुनरुत्थान हम लोगों ने सोचा है। उसी के उपक्रम में न्यायधानी के उत्तर दिशा में बैमा लगोई मार्ग में रामा ग्रीन सिटी के पास में एक सनातन जागृति अभियान की कथा हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रेस वार्ता रखी गई है। और सनातन पुनर्जागरण के लिए स्वामी नंदाचार्य जी ने 51 शिव कथा आयोजित करने का संकल्प लिया है और इसके प्रथम चरण के रूप में श्रृंखला की पहली के रूप में खमतराई रोड में बिलासपुर में शिव कथा 12 मई से आयोजित हुई है। ये पहली कड़ी है, तो इस संदर्भ में प्रेस वार्ता गौ सेवा धाम बिलासपुर के सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि उनकी समिति 23 वर्षों से एक्सीडेंट वाली गौ माताओं की सेवा का कार्य करते आ रही है। गौ सेवा धाम समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें गौ सेवा हॉस्पिटल के लिए 6 एकड़ भूमि प्रदान की जाए। गौ तस्करी के अवैध कारोबार और इससे जुड़े अपराधों को रोकने कुटीघाट मवेशी बाजार, तखतपुर मवेशी बाजार, रतनपुर मवेशी बाजार को बंद किया जाए। जिला पशु चिकित्सालय में अभद्रता की शिकायतों से घिरे डॉक्टर राम ओतलवार को हटाने और सर्जन विहीन जिला पशु चिकित्सालय में एक सर्जन की नियुक्ति की जाए। गोधाम के घायल और बीमार 53 गौवंश के उपचार के लिए 2 घंटे के बजाय पूर्णकालिक डॉक्टर मुहैया करा उन्हें बेहतर चिकित्सा प्रदान किया जाए। सड़कों और नाले नालियों में गिरने एक्सीडेंट में घायल और बीमार गौवंशों को सेवा के लिए गोधाम तक लाने एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर मस्तूरी से बिलासपुर तक 3 दिवसीय दंडवत पदयात्रा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
5 मांग है। सबसे प्रथम मांग जो है वो हमारे को भूमि अलाटमेंट की। आज 23 साल से सेवक कार्य कर रहे हैं लेकिन ज़मीन अलाटमेंट नहीं होती हमको। उसके बाद में जो खुटी घाट मवेशी बाज़ार है, तखतपुर मवेशी बाज़ार है, रतनपुर मवेशी बाज़ार है, लगातार पुलिस भी कार्रवाई करती है और हम लोग भी निरंतर पकड़ते हैं। सबसे बड़ी गौ तस्करी का जो अड्डा है वो आपका वो बाज़ार है। तो हमारी मांग है कि आप मवेशी बाज़ार को बंद कर देंगे, क्योंकि किसान जो है वो ट्रैक्टर का उपयोग करता है, ना कि किसी बैल से वो खेती करता है। वो जो बैल हैं वो सिर्फ कटने ही जाते हैं, ना कि वो किसान के यूज़ आते हैं। किसान यूज़ ही नहीं करता है, वो ट्रैक्टर का उपयोग करता है। इसलिए जो मवेशी बाज़ार है वो बंद किए जाएं। यहाँ से बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि 16-16 लोग पकड़ाते हैं और पूरा उनके पास में अवैध हथियार भी बरामद होते हैं। पुलिस खुद कार्रवाई करती है और उनके अकाउंट पर करोड़ों रुपए रहते हैं। उसके बावजूद पुलिस उनके ऊपर में ज़्यादा कार्रवाई ना करते हुए वो 1 साल के भीतर में छूट जाते हैं। तो मवेशी बाज़ार आप बंद करो। और प्रमुख मांग ये है कि आज जिला पशु चिकित्सालय जो हैं उसमें डॉक्टर राम उत्तलवार हैं, जिनकी शिकायत अन्य संगठनों ने भी की और हमने भी की, और गौ सेवा आयोग ने भी लेटर जारी करा कि इस उक्त जो डॉक्टर है, जो लापरवाही डॉक्टर कर रहा है, इसको हटाएं तत्काल प्रभाव से, लेकिन उसको हटा नहीं रहे। तो हमारी ये मांग है कि उस डॉक्टर को हटाया जाए। 1 माह के भीतर पर आप सीधा कहें कि आप पूरी मांगों को मानिए, अन्यथा जो दंडवत यात्रा हमारी मस्तूरी खुटी घाट से हम दंडवत यात्रा निकलेंगे और दंडवत करते हुए आपको नारियल प्रदान करेंगे। जैसे मंदिरों पर दंडवत यात्रा होती है ना, तो दंडवत यात्रा हमारी मस्तूरी से निकलेगी और माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन के साथ पर वो नारियल भेंट करेंगे। उसके बाद में यदि फिर मांग पूरी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन भी होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के गौ सेवक और पूरे भारत के गौ सेवक आकर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिलासपुर शहर के होमगार्ड चौराहा और रिवर व्यू अप्रोच रोड जैसे व्यस्त क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। इस कदम का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाना था, लेकिन यह व्यवस्था अब नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कुदुदंड, मंगला और 27 खोली जैसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों जैसे गोल बाजार, बृहस्पति बाजार और सदर बाजार तक पहुंचने के लिए अब पहले की तुलना में 2 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करना पड़ रहा है। पहले जहां लोग सीधे मुड़कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, अब बैरिकेडिंग के कारण उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। नई व्यवस्था से परेशान कुछ वाहन चालक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर दोपहिया वाहन सवार रॉन्ग साइड से मुड़कर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे सड़क पर अव्यवस्था बढ़ रही है और आमने सामने की टक्कर की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इससे न केवल खुद वाहन चालक खतरे में है, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार जो है शहरों में यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित बनाए जाने हेतु प्रयास जारी है और इसी क्रम में सभी चौक चौराहे का अवलोकन हमारे संयुक्त टीम के द्वारा किया गया था। जहां जहां पर भी ट्रैफिक के हिसाब से व्यवस्था बेहतर नहीं थी, उन जगहों पर जो है चिन्हांकित करके वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मैक्सिमम चौक चौराहे, तिराहे पर जो है जहाँ जहाँ पर इस तरीके की ज़रूरतें थी वहाँ पर कहीं जगह पर कट किया गया है, कहीं पर डाइवर्सन किया गया है, कहीं कहीं पर यू टर्न को थोड़ी दूर की गई है और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यातायात दबाव का सामना हमको न करना पड़े। और साथ ही वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण जो है लोग 10 से लेकर के 5 बजे तक अपने अपने घरों में रहते हैं। एकाएक जो है संध्या के समय घर से बाहर निकलते हैं और सभी मैक्सिमम लोग जो है वाहनों में निकलते हैं। इस वजह से शहरों में वाहनों की ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है और ख़ास करके जो ओवरब्रिज हैं या सेतु हैं, उन जगहों पर बॉटलनेक की संरचना हमको दिखाई देती है। उन जगहों पर पूरे शहर के लोग या तो बाहर की ओर जाते हैं या बाहर से अंदर की ओर आते हैं। उस दौरान जो है यातायात दबाव का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संध्या के समय खास करके 3 से लेकर 5 बजे तक जो है बड़े वाहनों को, भारी वाहनों को खास और सवारी बसों को जो है बाहर आउटर एरिया से ही हाईटेक बस स्टैंड जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में सभी जो भारी वाहन हैं और बड़ी बसें हैं वो जो है आउटर एरिया से ही हाईटेक बस स्टैंड जा रहे हैं और लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य ट्रैफिक को व्यवस्थित करना था, लेकिन फिलहाल यह योजना लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अब जरूरत इस बात की है कि व्यवस्था को जनहित में पुनः परखा जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जो ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ आम जनता की सुविधा का भी ख्याल रखे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।